provisions related to hazardous process. We have already read about hazardous processes. What is an hazardous processes? So we have understand that how a state government can form an official gazette, and officially they can form an appraisal committee to find if a factory is located, if a factory is working as per the provided Factories Act conditions or not, or whether if a company or if a manufacturing or a factory unit is working under the hazardous process, it is coming under the purview of hazardous process or not. Second, we have also read in the last class, that is what are the compulsory disclosure of information that has to be given by the occupier. Who is the occupier? Who has got the responsibility of handling the premises, right? Now the third point we'll start with here today, that is specific responsibility of the occupier in relation to hazardous process. We have already understood the occupier is the main important person. He is handling the entire premises. He is responsible for the entire premises. So now we will be understanding what is the specific responsibility of the occupier. उसकी एक्चुअल में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमें ये पता है जो ऑक्यूपायर है वो उसकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरे जो एंटायर प्रेमाइस है, फैक्ट्री की जो एंटायर प्रेमाइसेस है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑक्यूपायर की होती है, ये हमें पता है. नाउ व्हाट इज द स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. Under Section 41C, every occupier of a factory involving any hazardous process is required. अब उसको क्या क्या करना होता है अंडर 41C? जो भी ऑक्यूपायर है, फर्स्ट क्या है, मेंटेन एक्यूरेट एंड अप टू डेट हेल्थ रिकॉर्ड. सबसे पहले उसके जो एम्प्लॉइज हैं उसके हेल्थ रिकॉर्ड, मेडिकल रिकॉर्ड्स ऑफ द फैक्ट्रीज, ऑफ द वर्कर्स इन द फैक्ट्री who are exposed to any chemical, toxic or any other harmful substances which are manufactured, stored, handled or transported, and such records shall be accessible to the workers subject to prescribed condition. तो पहली चीज क्या हो गई, आपके वर्कर को जो भी वर्कर्स हैं, देखो एक तो हैजर्डियस प्रोसेस मतलब ये है कि वहाँ इट्स नॉट अ वेरी इजी प्रोसेस, वहाँ पे आपके केमिकल एफ्लुएंस का या एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, कुछ ना कुछ डर है, रिस्क है, risk exposure is quite high, maybe in the process के दौरान risk exposure ज्यादा हो सकता है या काम करने के टाइम, तो risk exposure high है, तभी हम उसको बोलेंगे hazardous process. तो हमारे वहाँ पे जो एम्प्लॉइज हैं जो उस hazardous process में काम कर रहे हैं, तो हमारा जो ऑक्यूपायर है, ऑक्यूपायर की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गई, ऑक्यूपायर द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, द ऑक्यूपायर is responsible to keep the health record. उसको सबसे पहले क्या करना होता है, हेल्थ रिकॉर्ड और मेडिकल रिकॉर्ड. जो भी वर्कर्स उस हैजर्डियस प्रोसेस में काम कर रहे हैं या कोई भी एक्सपोज्ड है टू एनी केमिकल, जैसे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं एक फैक्ट्री में, तो हर प्रोसेस टॉक्सिक या हर प्रोसेस, एवरी प्रोसेस इज नॉट एक्सपोज्ड टू एनी केमिकल और हार्मफुल सब्सटेंसेस. अब कोई एडमिनिस्ट्रेशन में है तो नॉर्मली हम लोग एचआर डिपार्टमेंट में क्या करते हैं, वी कीप द डेटा फॉर एवरीवन. Even if you are a peon, if you are an office assistant, आप एनालिटिक्स में काम कर रहे हो, R&D में कर रहे हो, हर कोई के लिए everyone is equally important. Data has to be managed well for each and every staff. But provided यहाँ पे हम लोग वर्कर की बात करें जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं and who are there, who are exposed by any chemical, जो कुछ केमिकल से exposed है, टॉक्सिक या अदर ऐसे हैजर्डियस प्रोसेस में काम करे, तो उनके लिए हमारा हेल्थ रिकॉर्ड और अप टू डेट मेडिकल रिकॉर्ड को रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे जो सब्सटेंसेस हैं, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं, मिनरल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, आयंस हैं, जैसे जिंक हो गया, बहुत सारी चीज जिससे हेल्थ पे बहुत ज्यादा डिटोरेशन हो जाती है, हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट होता है. इसी वजह से अप टू डेट एज पर सेक्शन 41C जो ऑक्यूपायर है, द पर्सन, द मैनेजर की भी मैं बात कर लूं अगर, तो उसको पूरे हेल्थ रिकॉर्ड और मेडिकल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की जरूरत है. सेकंड, appoint persons who possess qualifications and experience in handling hazardous substances and are competent to supervise such handling within the factory and to provide at the working place all the necessary facilities for protecting the workers in the prescribed manner. अभी एक ऑक्यूपायर, जैसे मैं अगर एक सुपरवाइजर को अपॉइंट कर रही हूँ तो मैं वैसे ही सुपरवाइजर अपॉइंट करूंगी जो उस हैजर्डियस प्रोसेस को हैंडल करने में सक्षम हो.
he is competent enough to handle those things, right? I cannot handle anyone. I cannot just employ anyone in my factory to supervise the hazardous process. अगर ये basic work है, आप किसी को भी appoint कर लो. बट जहाँ पे केमिकल या आप नॉर्मल भी किसी फैक्ट्री में देखो जहाँ पे भी प्रोडक्शन वगैरह हो रहा है, तो इट्स अ रिस्की जोन ओनली, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मशीनरीज चल रही हैं. तो वहाँ के सुपरवाइजर्स को कॉम्पिटेंट होना चाहिए विद रिक्विजिटी क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मैटर करता है टू वर्क एज अ सुपरवाइजर. तो मैं वैसे ही लोगों को अपॉइंट करूंगी. थर्ड, provide for medical examination of every worker. This is very much mandatory that a necessary or a periodic checkup, medical examination हर worker का होना चाहिए. Number one, before such worker is assigned to job involving the handling of or working with the hazardous substance. किसी भी hazardous process में काम पे लगाने के पहले आपको उनका medical examination करना है. Second, while continuing in such job and after he has ceased to work in such job at intervals not exceeding 12 months in prescribed manner. तो पीरियोडिक जब मैंने कहा तो यह पीरियोडिक की बात हो रही है ईयरली बेसिस. मतलब इट हैज टू इट शुड नॉट बी मोर देन, मैंने ये जो गैप है इट शुड नॉट बी मोर देन 12 मंथ्स. एक साल का मैंने अंतराल बहुत ज्यादा हो गया. अदरवाइज आप ये पीरियोडिक ले लो, मंथली एक हेल्थ चेकअप हो सकता है, बहुत अच्छी कंपनी है तो. अदरवाइज क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, मैक्सिमम ईयरली. अब ये जो चेकअप होगा एक नौकरी में घुसने के पहले, नौकरी के दौरान, और अगर एक कंपनी छोड़ के जा रहा है उस टाइम भी उसका मेडिकल चेकअप होना चाहिए, राइट? ये आपके नॉर्मल जो ऑक्यूपायर है एज पर सेक्शन 41C ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट. दिस आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑक्यूपायर. तो ऑक्यूपायर की ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं विच ही मस्ट टेक केयर ऑफ, राइट? इसके बाद आपका आ जाता है पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट इंक्वायरी कमिटी. आपके जो फैक्ट्रीज एक्ट हैं, फैक्ट्रीज एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पावर्स हैं टू अपॉइंट इंक्वायरी कमिटी. नाउ आप बोलोगे सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या जरूरत है इंक्वायरी करने की. हमें ये क्लियरली इंडिकेशन है कि जब कोई भी कंपनी हैजर्डियस प्रोसेस, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हैजर्डियस प्रोसेस में इन्वॉल्व है, तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर एट एनी टाइम एंड कैन डेफिनेटली गो फॉर अ ऑडिट. कभी भी ऑडिट करवा सकती है, राइट? तो फर्स्ट क्या पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट की? फर्स्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट में in the event of the occurrence of an extraordinary situation involving a factory engaged in hazardous processes, appoint an inquiry committee to inquire into the standards of health and safety observed in the factory with a view to finding out the causes of any failure of neglect in the adoption of any measures or standards prescribed for the health and safety of the workers employed in the factory or the general public affected or likely to be affected due to such failure or neglect, and or prevention and recurrence of such extraordinary situation in further in such factory or elsewhere. Central government को अगर लगता है किसी भी situation पे which is an extraordinary situation, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ एक factory which is engaged in an hazardous process, वहाँ पे hazardous process है, तो वहां पे अगर कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस लगती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, देन दे कैन अपॉइंट एन इंक्वायरी कमिटी. वो इंक्वायरी कमिटी लगा सकती है टू चेक द हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड, टू ऑब्जर्व वेदर द फैक्ट्री इज एक्चुअली ऑब्जर्विंग द स्टैंडर्ड्स और नॉट. वहां पे चेक कर ही सकता है ना सेंट्रल गवर्नमेंट को, अगर लग रहा है कि इस फैक्ट्री में हैजर्डियस प्रोसेस है तो दे कैन अपॉइंट एन इंक्वायरी. वो अपॉइंट कर सकते हैं एक कमिटी कि भाई आप इंक्वायरी करो कि यहाँ पे जो भी रेस्पेक्टिव हेल्थ और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उस फैक्ट्री में जो भी जरूरत है, वेदर दे आर ऑब्जर्विंग टू और इट और नॉट, मतलब वहां पे वो ऑब्जर्व हो रही है या नहीं वो देखना पड़ेगा. अगर कुछ हो रहा है, कहीं पर फेलियर हो रहा है, तो उसके नेग्लेक्ट होने से क्या हो सकता है उसका नुकसान, और अगर नेग्लेक्ट नहीं हो रहा तो अडॉप्ट क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं फॉर दी हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्री और जनरल पब्लिक अफेक्टेड. देखिए जब एक हैजर्डियस प्रोसेस पे काम होता है तो सिर्फ उस कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या एम्प्लॉइज ही कंसर्न नहीं है, वहां के जो नियर बाय इन्वायरमेंट में जितने लोग हैं उनका भी इक्वली एक इम्पोर्टेंट रोल होता है. इम्पोर्टेंट एक सिक्योरिटी कंसर्न होता है, उनका भी एक डर रहता है ना. जैसे ये भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, भोपाल गैस ट्रेजेडी तो उस गैस कंपनी में ही हुई, लेकिन अगल बगल का पूरा भोपाल एरिया खराब कर दिया उन्होंने. अल्टीमेटली दिस कुड हैव बीन सेव्ड.
आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है भोपाल गैस ट्रेजेडी का केस? पता नहीं, मैंने पढ़ा था। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में कंपनीज को बहुत बार मतलब पता था, उनके इंटरनल स्टाफ बार बार वार्निंग दे रहे थे सीनियर मैनेजमेंट को, पर सीनियर मैनेजमेंट थोड़े थोड़े पैसे बचाने के लिए कि भाई क्यों केमिकल्स को हम फ्रिज में रखें, क्यों इतना इलेक्ट्रिक बिल खर्चा करें, छोटी छोटी चीजों को बचाने के लिए उतने मतलब इतना बड़ा एक ट्रेजेडी हो गया, इतना बड़ा एक ब्लास्ट हो गया। सो ये सारी चीजें इसी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरवेन करना चाहिए और उनके पास पावर्स हैं दैट दे कैन इंटरवेन व्हेनेवर they find that a company is working in a hazardous process. So in order to check the health and safety of the workers employed there and also the area that can have a likely effect, अगर कुछ भी फेलियर आप करते हो, कुछ नेग्लेक्ट होता है आपकी फैक्ट्री में, आपकी कंपनी में, तो उसका इम्पैक्ट पूरे एरिया में क्या हो सकता है वो भी देखना है, राइट? Second point, the committee appointed under subsection 1 shall consist of a chairman and 2 other members, and the terms reference of the committee and the tenure of office of its member shall be such as may be determined by the central government according to the requirements of the situation. अब देखिए सेकेंड पॉइंट, जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स के बारे में जब हम बात कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरीके से इंक्वायरी कमेटी अपॉइंट कर सकती है, तो जो कमेटी अपॉइंट की जाएगी, the committee will be appointed as per subsection 1. अभी subsection 1 के तहत जो कमेटी अपॉइंट की जाएगी that will consist of a chairman, एक चेयरमैन रहेगा और अदर 2 मेंबर्स रहेंगे from the and the terms reference of the committee, जो भी उस कमेटी के जो terms है, tenure of the office shall be such as determined by the central government according to the requirements of the situation. That means क्या टर्म्स रहेंगे, कैसे काम करना है, कितने दिन काम करना है, टेन्योर क्या रहेगा कमेटी का, कमेटी का फॉर्मेशन से कमेटी का क्लोजर तक और उनके फंक्शंस के पॉलिसीज एवरीथिंग विल बी डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इटसेल्फ, राइट? थर्ड पॉइंट, द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी शैल बी एडवाइजरी इन नेचर. ये जो कमेटी की रिकमेंडेशन है दैट शैल बी एडवाइजरी इन नेचर, उनका काम होगा एडवाइस करना, राइट? फिफ्थ पॉइंट इज इमरजेंसी स्टैंडर्ड्स. नाउ क्या क्या इमरजेंसी स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं? वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सैटिस्फाइड that no standards of safety have been prescribed in respect to a hazardous processes or class of hazardous processor, or where the standards so prescribed are inadequate, it may direct the Director General of Factory Advice Service and Labour Institute or any institution specialized in matters relating to standards of safety in hazardous processes to lay down emergency standards for enforcement of suitable standard in respect of such hazardous process. देखिए जब सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड है, किसी टाइम में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड कि किसी फैक्ट्री या किसी प्रोसेस को हैजार्डियस प्रोसेस नहीं माना गया है, या अगर माना भी गया है तो उसके लिए कोई नॉर्म्स नहीं बनाए गए हैं कि भाई अगर कुछ इमरजेंसी हो जाती है तो उस इमरजेंसी में क्या स्टैंडर्ड हम फॉलो करेंगे, किस तरीके से काम करेंगे, ऐसा कोई प्रेस्क्राइब रूल नहीं है. देन इन दैट केस व्हाट वी विल डू, तो उन्होंने क्या किया, अगर देख रहे हैं कि इट इज नॉट एडिक्वेट तो क्या किया जाएगा, देन सेंट्रल गवर्नमेंट विल डायरेक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, एक मतलब एक एनफोर्समेंट देंगे, उनको बताया जाएगा द डायरेक्टर जनरल ऑफ फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट. तो कौन सा, आप इसको अच्छे से अंडरलाइन करके रखिए, द डायरेक्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट विल डायरेक्ट the Director General of Factory Advice Service and Labor Institutes or any institution, मतलब कोई भी institution जो specialized है in the matter of safety and hazardous process, जो hazardous process और standard of safety को लेकर deal करते हैं, उनको ये बताया जाएगा कि that you lay down certain emergency standard. क्या होता है ना, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी टाइम पे लगा कि ये एक, जैसे आप एग्जाम्पल ले लो एक्सरे, जहाँ पे एक्सरे वगैरह हो रहा है, बहुत सारा एक्सरे वगैरह हो रहा है, एक्सरे के सीट्स वगैरह बन रही हैं, ठीक है, तो वहाँ पे रेडिएशंस वगैरह यूज हो रहे हैं, एक्सरे कॉपी वगैरह रेडिएशन वगैरह यूज हो रहा है, इसको माना गया, इसको हैजार्डियस प्रोसेस पे नहीं कंसिडर किया. सम टाइम किसी टाइम पे एक क्वालिटी चेक में देखा गया कि नहीं वहाँ पे हैजार्डियस प्रोसेस है, कुछ केमिकल्स टॉक्सिक मटेरियल्स यूज हो रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मान लिया कि हाँ ये तो यहाँ पे भी तो एक हैजार्डियस प्रोसेस है, तो इसको सेफ्टी के लिए क्या स्टैंडर्ड यूज करना चाहिए, अभी तक कोई स्टैंडर्ड है नहीं, तो क्या करेंगे, उन लोग प्रेस्क्राइब करेंगे कि डायरेक्टर जनरल ऑफ फैक्ट्री एडवाइस सर्विस या लेबर इंस्टीट्यूट या जो सेफ्टी स्टैंडर्ड को डील करता है
उनको ये बोलेंगे कि दैट यू ले डाउन सर्टेन इमरजेंसी स्टैंडर्ड। सेंट्रल गवर्नमेंट तो खुद नहीं बनाएगी ना अपने सेफ्टी स्टैंडर्ड। हर एक प्रोसेस के लिए, हर एक हैजर्डियस प्रोसेस के लिए जो सेफ्टी स्टैंडर्ड बनाएंगे वो द डेजिग्नेटेड जो डिपार्टमेंट्स हैं, मे बी वो आपके क्वालिटी रिलेटेड हो, सेफ्टी स्टैंडर्ड रिलेटेड हो, उन लोग ही बनाएंगे। तो क्या करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट भी उनको प्रेस्क्राइब कर देगी। The emergency standard laid down under subsection 1 shall, until they are incorporated in the rules made under this act, be enforceable and have the same effect as if they had been incorporated in the rules made under this act. तो क्या होगा, जो इमरजेंसी स्टैंडर्ड्स हैं जो भी आपके सबसेक्शन 1 में है, उसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा एंड विल बी enforceable as may be incorporated under this act. Permissible limits of exposure of chemical and toxic substances. अब आ गया हमारा permissible limits of exposure of chemicals and toxic substance, which is very important कि आपके जो chemical या toxic substances हैं, आप जो use कर रहे हैं अपने organization में, अपने factory में या manufacturing में, उसका permissible limit क्या है? The maximum permissible threshold limits of exposure of chemical and toxic substances in manufacturing processes, whether hazardous or otherwise, in any factory shall be of the value indicated in the second schedule. तो ये आपके second schedule के हिसाब से काम करना पड़ेगा, right? 7 point ये second schedule हमें पढ़ना पड़ेगा अलग से। अभी 7 point है workers participation in safety management. Workers किस तरीके से participate करेंगे in the safety management? The occupier shall in every factory where a hazardous process takes place or where hazardous substances are used or handled, set up a safety committee consisting of equal number of representatives of workers and management to promote cooperation between the workers and management in maintaining proper safety and health at work, and to review periodically the measures taken in that behalf. तो क्या बता रहा है, जो ऑक्यूपायर है एक फैक्ट्री के ऑक्यूपायर, जिस जगह पर हैजार्डियस प्रोसेस है या हैजार्डियस सब्सटेंसेस हैंडल्ड हो रहा है, मतलब या तो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, स्टोरेज हो रहा है, कुछ भी हो, जहां पर भी हैजार्डियस सब्सटेंसेस आर देयर, अ सेफ्टी कमिटी हैज टू बी फॉर्म। अब सेफ्टी कमिटी में कौन कौन रहेगा? आपके ऑक्यूपायर रहेंगे, अभी उसमें से मैनेजमेंट के लोग रहेंगे और इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कर्स भी रहेंगे, और ये सारे कोऑपरेट करके एक प्रॉपर हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड बनाएंगे और उसको पीरियडिकली देखा जाएगा, रिव्यू किया जाएगा। प्रोवाइडेड, देखिए मेन काम जो करना है वो वर्कर्स आर मेनली एक्सपोज्ड एट दी वर्किंग कंडीशन और एट दी फैक्ट्री, तो इसी वजह से वर्कर्स का वहां पे इक्वल पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है, इक्वल से होना बहुत जरूरी है, बिकॉज अल्टीमेटली दिस आर दी वर्कर्स who would be working, so they have to take care of it, right? Now, provided that the state government may by order in writing and for reasons to be recorded exempt the occupier of any factory or class of factories from setting of such committee. Now what is it saying? क्या बोल रहा है यहाँ पर? Provided that the state government, अब state government ने अगर writing में दे दिया है, notice दे दिए, reasons be recorded, exempt the occupier of any factory or class of factories from setting up such committee. अगर स्टेट गवर्नमेंट का खुद का इन्वॉल्वमेंट है, वहां पर स्टेट गवर्नमेंट खुद सेफ्टी कंडीशंस को देख रही है, मेजर कर रही है, एसेस कर रही है, तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, वो खुद जब एसेस करे, रिव्यू करे, तो उसके लिए अलग सा कोई कमेटी फॉर्म करने की जरूरत नहीं, ऑक्यूपायर वर्कर सेफ्टी कमेटी अलग से फॉर्म करने की जरूरत नहीं। Second point, the composition of the safety committee, tenure or office of its members and their rights and duties shall be such as may be prescribed, right? Rights of the workers to warn about imminent danger. अब नॉर्मल सी बात है, जो वर्कर्स हैं उनके क्या राइट है about imminent danger, where the workers employed in any factory engaged in a hazardous process have reasonable apprehension that there is likelihood of imminent danger to their lives or health due to any accident, they may bring the same to the notice of the occupier, agent, manager, or any other person who is in charge of the factory or the process concerned, directly or through their representative in the safety committee, and simultaneously bring the same to the notice of the inspector.
वर्कर जो भी, मैंने अभी जैसे आप लोगों को भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में बताया, वहाँ के वर्कर्स, वहाँ के एम्प्लॉइज बार बार ये मैनेजमेंट की नोटिस में दे रहे थे दैट यहाँ पर एक खतरा है, एक प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम कैन कम अप, बट उन्होंने ध्यान नहीं दिया। बट उस टाइम में इतने इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हुए थे फैक्ट्रीज एक्ट के। फैक्ट्रीज एक्ट वाज देयर बट इट वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड वेल। और उसका कहीं ना कहीं लूप होल्स था, ये हमें समझ ही आ रहा है। तो अभी लेकिन वर्कर्स के प्रॉपर राइट है कि जो वर्कर्स उस हैजर्डियस प्रोसेस में काम कर रहा है और किसी भी वर्कर्स या एम्प्लॉइज को ये बात लग रही है कि यहाँ पर एक एमिनेंट डेंजर है, एक डेंजर है टू दी लाइफ एंड हेल्थ, लाइफ और हेल्थ में कुछ डेंजर है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो क्या करेगा, वो इमिनेंट मतलब एकदम इमिनेंट डेंजर के बारे में इमीडिएटली एक नोटिस देगा, ऑक्यूपायर को हो, एजेंट को हो, मैनेजर को, किसी को भी, जो भी इंचार्ज है फैक्ट्री का या उस प्रोसेस का, उसको बताएगा थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव इन द सेफ्टी कमिटी, जो सेफ्टी कमिटी उनको बताएगा, एंड टू द नोटिस ऑफ द इंस्पेक्टर। It shall be the duty of such occupier, agent, manager, or the person in charge or factory or process to take immediate remedial action if is satisfied about existence of such imminent danger and send the report forthwith of the action taken to the nearest inspector. देखो जो ऑक्यूपायर है, जिसके मैंने अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई, ऑक्यूपायर, एजेंट हो, मैनेजर हो, पर्सन इन चार्ज ऑफ द फैक्ट्री, कोई भी हो, he should take the immediate remedial action. अगर उसको लग रहा है कहीं प्रॉब्लम है, कोई डेंजर है, then he should take the immediate responsibility. He should send the report forthwith of the action taken to the nearest inspector. उसको इमिनेंट डेंजर के बारे में और डेंजर के लिए क्या एक्शन लिया गया है, ये अपने नियरेस्ट जो आपके एरिया इंस्पेक्टर हैं, लेबर इंस्पेक्टर, उनको इंफॉर्मेशन करना चाहिए। If the occupier, agent, manager or the person in charge referred in subsection 2 is not satisfied about the existence of any imminent danger as apprehended by the worker, he shall nevertheless refer the matter forthwith to the nearest inspector, to whose decision on the question of the existence of such imminent danger shall be final. अभी क्या होता है ना, कभी कभी एम्प्लॉइज लोग बोलते हैं कि हाँ यहाँ पर डेंजर है, हमें प्रॉब्लम लग रहा है, पर वहां का जो ऑक्यूपायर या फैक्ट्री मैनेजर है उसको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे कोई डेंजर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको ऐसा फील हो रहा है, तो वो क्या कर सकता है, वो इस मैटर को रेफर कर देगा टू द नियरेस्ट इंस्पेक्टर। अल्टीमेटली जो लेबर इंस्पेक्टर है ऑफ दैट एरिया, ही प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपने देखा टोटल फैक्ट्रीज एक्ट में उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रही, क्योंकि हर एक चीज के बारे में ही शुड बी अवेयर ऑफ, उसको प्रॉपरली पता होना चाहिए, एरिया में क्या हो रहा है, इस फैक्ट्री में क्या हो रहा है, क्या नहीं है, एवरीथिंग he should be well aware of every fact, right? तो ये था, this was all about factories act।